फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो एसएससी द्वारा 2022 में जितने भी जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं उनको हम आज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जिसका पार्ट 1 है। ये वीडियो आने वाले एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस होने वाला है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी मार्च में है, और इसके बाद एमटीएस का नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है। रेलवे टेक्नीशियन हो गया, और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जीके जीएस के यदि सवाल आते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने जितने भी 2022 में करंट अफेयर पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, उसका वीडियोज मैंने बना दिया है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में चैनल पे है, और चैनल में प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी में जो करंट अफेयर हैं वो थोड़े से पुराने भी पूछे जाते हैं, कुछ नए भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये करंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, क्योंकि अब मेंस में भी जीके जीएस है वो 25 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 75 सवाल आएंगे। और कंप्यूटर जो है वो तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, तो उसके तो नंबर जुटेंगे नहीं, लेकिन 25 सवाल जीके जीएस के आएंगे जो कि 75 नंबर के होंगे मेंस में। तो अब जीके को छोड़ नहीं सकते हैं। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जो कि खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला, तीज, लोहड़ी, बैसाखी, ये चारों जो हैं वो पंजाब में ही मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बैसाखी है, ठीक है, बैसाखी मनाया जाता है किस लिए? तो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में बैसाखी मनाया जाता है। जो बैसाखी त्यौहार है वो पंजाब में खालसा पंथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो सिख धर्म के ऐतिहासिक और धार्मिक त्यौहार है ये, जो कि बैसाख के महीने में मनाया जाता है, तो इस कारण इसे वैसाखी कहते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 1699 ईस्वी में योद्धाओं को खालसा पंथ के गठन में स्मरण में ये याद दिलाया जाता है, बैसाखी। नेक्स्ट है होला मोहल्ला। ठीक है, होला मोहल्ला भी पंजाब में मनाया जाता है। होला मोहल्ला जो है वो होली का ही एक रूप है। होला मोहल्ला का अर्थ होता है मॉक फाइट। जो सिख जो हैं, गुरु गोविंद सिंह के जो नेतृत्व में सिख ने पहली बार जो मॉक फाइट सीखा था, मतलब युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहें इसके लिए मॉक फाइट तैयार किया था, तो वो होला मोहल्ला के रूप में पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, होला मोहल्ला। नेक्स्ट लोहड़ी है, जो कि सर्दियों में फसल कटाई का त्यौहार है। ठीक है, लोहड़ी फसल कटाई का त्यौहार है जो कि पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, सिख समुदाय के द्वारा। गुरु पूरब जो है वो गुरु नानक देव की जयंती होती है, तो उनके लिए गुरु पूरब मनाया जाता है। नेक्स्ट शहीदी जो है एक मनाया जाता है, शहीदी जोर का मेला भी पंजाब में ही मनाया जाता है, जो कि जो जो चार साहिबजादे थे उनको मरवा दिया गया था, उन्हीं के जो गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे जो बेटे थे बाबा फतेह सिंह, उसकी श्रद्धांजलि को याद दिया जाता है। ठीक है, जो शहीदी जोर मेला में। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन है वो जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो इनमें से प्रणब मुखर्जी जो हैं वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
जो योजना आयोग है उसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसको भंग किया गया था 13 अगस्त 2014 को, और फिर से 2015 में इसकी के स्थान पे नीति आयोग आ गया था। ठीक है, इसी के स्थान पे नीति आयोग 2015 में आया। तो 1950 से लेकर 2014 तक के बीच में 23 उपाध्यक्ष हुए। ठीक है, 23 उपाध्यक्ष हुए, जिसमें से पहले जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, और जो लास्ट उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे, और जो लास्ट अध्यक्ष थे, लास्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। जो पीएम नरेंद्र मोदी आए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको हटा के नीति आयोग का नाम दे दिया। ठीक है, जो सवाल पूछा गया है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को तैयार करना जरूरी है। जैसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो वो ऐसे कितने हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, तो वो 3 हैं। पहला मनमोहन सिंह, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव और तीसरा गुलजारी लाल नंदा, ये 3 हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो वो है मधु दड़वते। कौन है? मधु दड़वते। नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी योजना आयोग के रह चुके हैं, तो वो है प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 2 अक्टूबर के गांधी जयंती जो है उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस सरकार ने ऊंट संरक्षण और वित्त नीति की घोषणा की है, तो ऊंट जो है वो राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ ऊंट को ही राजस्थान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, तो ऊंट राजस्थान। ऊंट और लामा, ठीक है, ऊंट और लामा 2 जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि जो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है। जो भारतीय संविधान है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 14 से, ठीक है, 14 से 18 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसमें से मुख्य प्रमुख अधिकार क्या है, तो सबसे जो स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे जो 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 के बीच में दिया गया है। ठीक है, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। उन्हीं में जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो जीवन के अधिकार तो 21 में है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी 21 में ही कह सकते हैं। 21 जो है वो बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। जो भारतीय संविधान है उसमें 14 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। जो राइट टू इक्वलिटी है वो 14 से 18 तक है। राइट टू जो फ्रीडम है वो 19 से 22 के बीच में है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23-24 में है। ठीक है, 23-24 कारखाना और 24 जो है बलात् श्रम। ठीक है, जो 23 है वो बलात् श्रम और 24 जो है कारखाना। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 25 से 28 के बीच में है, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है वो 29 से 30 के बीच में है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो 32 है। इसी के तहत रिट जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट है कि ऑप्शंस में था कि जो आफ्स्पा कानून है उससे भी रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड फैक्ट को तैयार करना जरूरी है। तो जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्ड एक्ट है जो कि 1958 में एक एक्ट बना था। ठीक है, इसके तहत जो सेना होती है उसे अधिकार दे दिया जाता है कि वो उस क्षेत्र में किसी भी जो घर है उसकी तलाशी ले सकते हैं। उसको जो इसके तहत होता है कि जैसे आफ्स्पा जो होता है वो कमीशन को ऑफिसर जो है वो वारंट ऑफिसर है, नॉन कमिश्नल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ इक्विवेलेंट रैंक जो होता है वो इसको जारी कर सकते हैं। और जो इसमें होता है कि जो फोर्स्ड अगेंस्ट एनी पर्सन एक्टिंग कंट्रोवर्शियल ऑफ एनी लॉ ऑफ टाइम बीइंग इज फोर्स्ड डिस्टर्ब्ड एरिया, इसमें ये लगाया जाता है। इसमें कोई भी सस्पिशियस यदि व्यक्ति हो तो उसको विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हैं यदि उस क्षेत्र में आफ्स्पा कानून लगा हो। यदि वो डिस्ट्रॉय एनी स्ट्रक्चर एंड सस्पेक्ट ऑफ हाउस एंड आर्म डंप,
यदि आपको सिर्फ सस्पेक्ट हो, उसके आधार पे आप किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं। उसके अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाता है और सेना को ज़्यादा अधिकार दे दिया जाता है आफ्स्पा कानून में। इसको लेके कई सारे विरोध हमेशा होते रहे हैं कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये हो गया आफ्स्पा कानून, जो कि खास करके पूर्वोत्तर जो भारत हैं उसके कई राज्यों में लगे हुए हैं, जैसे मणिपुर हो गया। वहीं मणिपुर में इरोमा शर्मिला, ठीक है, इरोमा शर्मिला नाम की एक महिला थी जो कि लगभग 25 वर्षों तक अनशन पे थी, ठीक है, इरोमा शर्मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सरोद सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो अमजद अली खां को कहा जाता है सरोद सम्राट। पंडित रविशंकर जो है वो संतूर बजाते हैं, ठीक है, संतूर बजाते हैं पंडित रविशंकर। जो सरोद बजाने वाले कुछ और हैं, जैसे अलाउद्दीन खान हो गए, अली अकबर खां हो गए, अमजद अली खां हो गए, बुद्धेश्वर दास गुप्ता हो गए, बहादुर खां हो गए, शरण रानी हो गई, जरीन एस शर्मा हो गए, अमान अली बंगास और अयान अली बंगास। तो इसमें अमान अली बंगास और अयान अली बंगास बहुत पूछा जाता है, और इधर से ऊपर से पूछा जाता है अलाउद्दीन खान पूछा जाता है, और अली अकबर खां पूछा जाता है, अमजद अली खां पूछा जाता है, ठीक है। तो इन जो 5-6 हैं इनको ध्यान रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि जो कार्य है उसकी इकाई क्या है, तो वो जूल है, ठीक है, कार्य की इकाई जूल है। नेक्स्ट सवाल है कि रामकृष्ण मिशन ने जो समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया, भक्ति, मोक्ष, भगवान, शिक्षा। तो मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। जो रामकृष्ण मिशन है वो विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। जो रामकृष्ण मिशन है उसे 1897 ईस्वी में जो विवेकानंद है उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण परमहंस थे वो विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है कि जो गोल्जिकाय होता है वो परिपक्व, जो गोल्जिकाय का परिपक्व भाग होता है वो कैसा होता है, तो वो उत्तल होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, उत्तल। इस फिगर से आप देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है, पता चल जाएगा उत्तल टाइप का है, ठीक है। तो ये गोल्जिकाय है। जो कोशिका के जो कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग होती हैं उसी को गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी कहते हैं या गोल्जी एपर्चर्स कहते हैं। ये तीनों इसी के नाम हैं। जो कोमिले गोल्जी थे वो इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही जो पहली बार गोल्जिकाय की खोज की थी किसमें, तो श्वेत उल्लुओं में, ठीक है, उल्लू में खोज की थी, किसमें, ऑयल में, उल्लू में खोज की थी गोल्जिकाय के बारे में। नेक्स्ट सवाल है कि कोयले का जलना जो है वो किसका उदाहरण है, तो वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का जलना, ठीक है। कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वेपर में CO2 देता है और वेपर CO2 देता है, ये कोयले का जलना हुआ। जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें जब एक कंपाउंड है जो दूसरे कंपाउंड से मिलके जब तीसरा कंपाउंड बनाता है, संयोजन होता है, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को अलग कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा वो दो बार होगा तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। और वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब उस किसी चीज़ को तोड़ा जाएगा, तो वो डिकम्पोजन रिएक्शन कहलाता है। जो संयोजन अभिक्रिया है, कोल बर्न करेंगे यदि एयर में तो वो कंबशन ही होता है, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को एयर में, तो वो भी कंबशन ही होता है। और इसमें जो श्वेत, ठीक है, वाइट कलर का पाउडर बनता है जब जो मैग्नीशियम को एयर में हीट जलाते हैं तो वो वाइट कलर का पाउडर बनता है। ये पूछा गया है, याद रखें इसे। नेक्स्ट सवाल है कि जो जाइलम उत्तक है वो जाइलम उत्तक का कौन सा पार्ट है जो भोजन का भंडारण करता है। आप जानते होंगे कि जाइलम जो है वो वाटर का फ्लो करता है, ना कि फूड का, ठीक है, जाइलम वाटर का और फ्लोएम जो है वो फूड का। लेकिन
जाइलम का एक पार्ट होता है, जाइलम 4 या 5 टाइप के होते हैं, कहीं-कहीं 4 मिलेगा, कहीं 5 भी आपको मिल सकते हैं। तो जो जाइलम का जो पार्ट्स है, उनमें एक पार्ट होता है जो वो भोजन को, फूड को स्टोर करता है। तो वही पूछा है कि कौन-सा पार्ट है जो फूड को स्टोर करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है? जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। जो जाइलम है वो, जाइलम का जो फ्लो होता है वो एक साइड की तरफ होता है, सिर्फ इस साइड हो रहा है देखिए, तो ये वन साइड फ्लो होता है, ठीक है? इसमें वाटर एंड मिनरल होता है और इसका जो वॉल होता है वो, उसका जो इंड वॉल, जो नो इंड वॉल्स होता है बिटवीन सेल, सेल के अंत में कोई वॉल नहीं होता है, ठीक है? तो जाइलम में कोई वॉल नहीं होता है। इसमें जो है थिक वॉल स्टिफेड विथ लिगन, ठीक है? इसमें लिगन का एक ये वाला जो बना हुआ है, ये बना हुआ होता है। वहीं जो फ्लोएम है इसका टू वे फ्लो होता है, कुछ इधर साइड जाता है, कुछ इधर साइड जाता है। फ्लोएम जो है वो किसको लेके जाता है? तो वो फूड को लेके जाता है, ठीक है? और जो इसमें वाटर एंड फूड को, ठीक है, ये जाता है। और जो सेल है इंड विथ वॉल्स विथ परफेक्ट यूरेशन, ठीक है? तो ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में हुआ। जो टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू, उसे दो टाइप्स में पहले बांटा जाता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब कि ये डिवाइड होते रहता है। तो मेरिस्टेमेटिक को 3 टाइप्स में बांटते हैं: एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल होता है वो 3 पार्ट होते हैं, पीसीएस, याद रखें, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। तो जो स्केलेन्काइमा है उसी में फाइब्रस और सील्डेड कोशिका आती हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है यही 2 टाइप के बढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम भी कई टाइप में बढ़ते हैं: ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसमें सीव ट्यूब्स बनते हैं, कॉम्पेनियन ऑन सेल बनते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा बनते हैं और फ्लोएम फाइबर बनते हैं। तो ये प्लांट टिश्यू के बारे में जानकारी हो गई। वही चीज़ है यहाँ कि जाइलम जो है वो ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और जो फ्लोएम है वो सीव एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसे मनाने के लिए जो थीम था वो क्या था? तो वो था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में कि योग, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके थीम हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो थीम को जितने भी अभी तक हुए हैं उनको याद रखेंगे थीम को। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जो पहला जो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो पहला 2015 में मनाया गया था राष्ट्रपत दिल्ली में, ठीक है? दूसरा 16 जो वहाँ कहाँ मनाया गया था? चंडीगढ़। तीसरा उत्तराखंड। और चौथा जो था वो देहरादून। और 19 वाला जो था वो रांची। ये इस बार सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है? इसका जो थीम था वो हृदय के लिए योग, जो 18 का थीम था वो शांति के लिए योग, 2017 का थीम था स्वास्थ्य के लिए योग, और जो 2020 था और 21 था वो कोरोना था, तो इस समय घर पे ही हुआ था। तो घर पर योग और परिवार के साथ योग 2020 का था, और 2021 का था कल्याण के लिए योग, और वहीं 2022 में जो था वो मैसूर में हुआ, और ये था मानवता के लिए योग। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, और इसके थीम्स जो हैं वो एक स्लाइड में मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें याद जरूर कर लें। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, नरौरा यूपी में है, और रावतभाटा गुजरात में ये है, और विजयवाड़ा कर्नाटक में नहीं है। तो ये बी ऑप्शन बनेगा। जो भारत में जितने भी पावर प्लांट हैं उनमें जो काकरापारा जो है वो गुजरात में है, ठीक है? जो कलपक्कम है, कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, और जो नरौरा है ये उत्तर प्रदेश में है, कैगा जो है वो कर्नाटक में है, राजस्थान का जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो राजस्थान में है, ठीक है? राजस्थान में है। और जो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे पहला था 1969 में तारापुर। इसमें अप्सरा जो है वो रिएक्टर लगा है, अप्सरा पूछा जाता है, अप्सरा। और जो कुडानकुलम है वो तमिलनाडु में है, मतलब तमिलनाडु में 2 हैं, एक तो कलपक्कम और दूसरा जो है वो कुडानकुलम। इसी को इंदिरा गांधी
पावर प्लांट भी कहते हैं। जो इसे ऑपरेट कौन करता है, तो NPCIL कहता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसी चीज़ को मैप्स से देख सकते हैं आप। जैसे नरौरा है, वो कहाँ है, तो नरौरा यूपी में है। राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में जो रावतवाटा गुजरात में होगा, राजस्थान में हो गया, ये गुजरात में जो हो गया। और यहाँ कलपक्कम जो हो गया, ककरापारा गुजरात में हो गया, और तारापुर महाराष्ट्र में हो गया, और कैगा जो है वो कर्नाटक में हो गया। तमिलनाडु में 2 हो गए, एक कुडानकुलम और एक मद्रास एटॉमिक पावर। कुछ अपकमिंग जो है वो भी जो इन पावर प्लांट्स है वो आने वाले हैं। जैसे माही बंसवाड़ा में आएगा, गोरखपुर में आएगा, नरौरा तो पहले से है ही, राजस्थान में कई सारे बनने वाले हैं, काकरापार में हैं 2 रिएक्टर्स, एक चुटका में आएगा, ठीक है, मीठी विरदई में आएगा, ठीक है, तारापुर तो पहले से ही है, कैगा पहले से ही है, जैतपुरा भी पहले से ही है, कुडानकुलम पहले से ही है, कलपक्कम भी पहले से है, हरिपुरा में आएगा। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है कि राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में क्या कहा गया, तो बाद में उसे ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म सभा है, ब्रह्म सभा, इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। यही आगे चल के जो ब्रह्म समाज था वो 1828 ईस्वी में बना, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी की, जो कि 1815 में की थी, एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए। ठीक है, 1815 में। वेदांता सोसाइटी की स्थापना 1826 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। और जो हिंदू कॉलेज था वो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में बनवाया था। वो सहायक कौन थे, तो सहायक थे डेविड हेयर। ये सब पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। प्रीचेज ऑफ जीसस इनकी एक किताब थी, जो कि 1820 ईस्वी में छपी थी। वो इसका हिंदी हो गया कि बाइबिल का जो अनुवाद था वो इसमें किया गया था, बाइबिल का अनुवाद। इन्होंने एक पत्रिका लिखी जो कि संवाद कौमुदी है, जिसको चंद्रिका भी कहते हैं, 1821 ईस्वी में लिखी थी, जो कि बंगाली भाषा में थी। और इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया था। तो कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा का विरोध जो है वो किस पत्रिका में की गई थी, तो वो संवाद कौमुदी या चंद्रिका में की गई थी, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। एक अखबार था जो कि फारसी का पहला अखबार था, बिरातुल अखबार, जो कि 1822 ईस्वी में छपा था, बिरातुल अखबार। जो वेदांता कॉलेज था उसे 1825 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया था राजा राम मोहन राय ने ही। जो इक्केश्वरवादियों को उपहार, जिसको तोहफत उल मुहाउद्दीन कहते हैं, जो कि फारसी में एक किताब थी, जो कि 1809 ईस्वी में छपी थी। एक मैगजीन था जो बहमनिकल मैगजीन था, वो इंग्लिश में छपी थी, वो भी राजा राम मोहन राय से जुड़ी है। जूरी अधिनियम का विरोध भी 1826 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, ये भी पूछा गया है। जो राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जो समुद्री रास्ते से इंग्लैंड गए थे। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो राजा राम मोहन राय हैं उनका डेथ जो था वो इंग्लैंड में ही हो गया था, और उनका मकबरा जो है वो ब्रिस्टल में बना है। ठीक है, ब्रिस्टल में। राजा राम मोहन राय जो थे 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, तो वो विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। किसके दरबार में? विलियम चतुर्थ। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं है। जो हड़प्पन सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, वो नहीं है। तो वो हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। जो हड़प्पन सभ्यता है वो हड़प्पा के नाम पे ही पड़ा है। ठीक है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 21 से 23 के में की थी खुदाई में, जो कि पंजाब के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पे है। ठीक है, रावी नदी के तट पे है। यहाँ से पत्थर की नटराज मूर्ति मिली है, और कब्रिस्तान के 37 जो कब्रिस्तान 37 जो एक टाइप होता है, ठीक है, वो यहाँ से मिली है हड़प्पा से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है जो सिंधु घाटी से, वो है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, और ये भी पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब में लारकाना जिले में। ठीक है, ये किस पे है? तो सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस में है? तो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पे है। और जो
हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पे है, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के। तो HR याद रख सकते हैं, हड़प्पा रावी नदी, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी। तो MS याद रख सकते हैं, ये MS आप याद रख सकते हैं। यहाँ से कहाँ मिली है, तो यहाँ से स्नानागार मिला है, भवन मंडल निर्माण और विधानसभा हॉल यहाँ से मिली है। यहाँ से पशुपति महादेव की जो मुहर मिली है, जो कुबड़ बैल का है। बुना का कपास यहाँ से मिले हैं, जो टुकड़े खुदाई में मिले हैं। कपास मतलब कपड़े की जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, सबसे पहले तो वो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। नेक्स्ट है चंदहुदड़ो, जो कि सिंध पंजाब पाकिस्तान में है। इसकी खोज NG मजूमदार ने की थी, जो कि पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे ही है, ठीक है। यह सिंधु नदी का ऐसा स्थल है जिसमें सिटाडेल नहीं है, ठीक है, जिसमें सिटाडेल नहीं है। यहाँ से मिली है बैलगाड़ी, इकास, एक छोटे बर्तन जो कि आग में पकाए हुए, तथा कांस्य मूर्तियों की खुदाई के दौरान कई चीज़ें चंदहुदड़ो से मिली है। जो लोथल है वो गुजरात में है, ये भी एक सिंधु घाटी स्थल है। ये SR राव के द्वारा खोजी गई थी, जो कि भोगवा नदी के तट पे है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भोगवा नदी के तट पे। यहाँ से शहर का विभाजन जो था गढ़ निचला तल में बटा हुआ था, और यहाँ से जो डॉकयार्ड मिले हैं, मतलब बंदरगाह के जो बंदरगाह नगर था, यहाँ पे जहाज रुकती थी। यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट कालीबंगा है, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान में स्थित है। बीबी लाल ने इसकी खुदाई की थी, और यहाँ यह घग्गर नदी के तट पे है। यहाँ से जोते गए खेत मिले हैं, लकड़ी के जो कुड़ के साक्ष्य मिले हैं, 7 आग वेदिकाएं मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ और अंत्येष्टि के 2 प्रकार मिले हैं, जो परिपत्र गंभीर और आयतकार कब्र, ये सब कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट धौलावीरा है, ठीक है, धौलावीरा, जिसकी खोज JP जोशी ने की थी। ये गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर है, ठीक है, गुजरात के तट जिले में। यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। ये हड़प्पन शिलालेख और स्टेडियम भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है, स्टेडियम के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट है सरकुटदा, ठीक है, सरकुटदा, ये गुजरात में है। इसकी खोज बीबी लाल ने की थी, ये भी घग्गर नदी के तट पे है। नेक्स्ट बनावली जो है वो हरियाणा में है। इसको RS बिस्ट के द्वारा खोजी गई थी, ये सरस्वती नदी के तट पे है। यहाँ से दोनों जो पूर्व हड़प्पा और हप्पड़ संस्कृति और उच्च गुणवत्ता के जो जौ के साक्ष्य मिले हैं, ऊंची गुणवत्ता के जौ के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, बनावली से। और राखी गढ़ी भी जो है वो हरियाणा में है, जो कि हड़प्पन साइट का सबसे बड़ा साइट है, हड़प्पन काल का। जो हड़प्पा की यदि चारों साइड की बात करें, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है, UP में है। जो सबसे दक्षिण का क्षेत्र है वो दोमाबाद है, ठीक है, दोमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, दोमाबाद महाराष्ट्र में है। जो सबसे पूर्व का क्षेत्र है वो मांडा है, ठीक है, मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पे। और जो सबसे पश्चिम का क्षेत्र है वो है सुतका गोंडोर, ठीक है, सुतका गोंडोर, जो कि गुजरात में है, सुतका गोंडोर। बलूचिस्तान का ये क्षेत्र है सुतका गोंडोर, ठीक है, गुजरात नहीं, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि संसद शब्द है वो किसको संदर्भित करता है, तो संसद जो है वो राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। जो भारत का संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत का संसद का निर्माण होता है, जिसमें जो राज्यसभा होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका में कई चीज़ों में जैसे बटे होते हैं। जो पार्लियामेंट होता है राज्यसभा लोकसभा में बंटते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा होता है उसमें 250 मेंबर होते हैं। जो लोकसभा होते हैं उसमें 245 मेंबर होते हैं। इसमें 12 नॉमिनेट होते हैं, 238 जो है वो चुने जाते हैं। और इसमें 530 जो है वो इसमें 2 नॉमिनेट होते हैं, एंग्लो इंडियन, जो कि अब हटा दिया गया है। और इसमें जो है 13 UT से आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्लियामेंट्स के बारे में हो गया। जो इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, जो कि ये हेड होता है। जो हेड होता है वो पार्लियामेंट होता है, लेकिन जो वास्तविक जो होता है हेड वो PM होता है, ठीक है। वास्तविक जो हेड होता है वो PM होता है।
जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें एग्जीक्यूटिव होता है एक, और एक है लेजिस्लेटिव होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव होता है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव होता है जो कानून को लागू करता है। जैसे ये हो गया विधायिका और ये कार्यपालिका, जिसमें कार्यपालिका जो है वो बाइकेमिकल लेजिस्लेटिव होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव हो गया, राज्यसभा और लोकसभा आ गए। और जो एग्जीक्यूटिव होता है इसमें प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मिशन होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं प्रधानमंत्री को मिला के। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं जितने भी मंत्री होते हैं उसके, और इसमें प्रधानमंत्री इंक्लूड होते हैं। ये 2003 में 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भारतीय गवर्नमेंट के बारे में एक स्लाइड था। नेक्स्ट है कि बैक स्टिक शब्द किस खेल में प्रयोग होता है, तो वो हॉकी में होता है। बैक स्टिक हॉकी से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे बुली हो गया, ऑफ साइड हो गया, अंडर कटिंग शूट, कॉर्नर या पेनल्टी कॉर्नर हो गया, पुश पास हो गया, स्कूप फ्लिक, ये सब हॉकी से संबंधित है। जो आइस हॉकी होता है, ये सवाल पूछा गया है, उसे प्यूक कहते हैं। ठीक है, आइस हॉकी में जो गेंद यूज होता है उसे पुक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की थी, तो वो संगम राजवंश थे। हरिहर और बुक्का ने, जो कि दो भाई थे, इन्होंने ही संगम जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना की, जो दक्षिण भारत में राज्य किया था 1336 से लेके 1664 तक। वैसे तो 1556 में ही इसको ख़त्म लगभग हो गया था, लेकिन जो अवशेष हैं इस पे एक जो वंश था अराविडू, उसने शासन किया था। जो विजयनगर साम्राज्य है वो 1336 से 1664 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें 4 वंश महत्वपूर्ण हैं। संगम वंश हो गए, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडू वंश, जिसमें संगम वंश ने इसकी स्थापना की थी हरिहर प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद हरिहर जो बुक्का प्रथम आया, उसके बाद हरिहर द्वितीय आया। इसमें देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय इंपॉर्टेंट है, वो किस वंश से संबंधित हैं, तो संगम वंश। सालुब वंश जो है इसकी स्थापना सालुब नरसिंह ने की थी, ये पूछा जाता है सालुब नरसिंह ने। जो तुलुब वंश है इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, और तुलुब वंश से ही संबंधित है कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के साम्राज्य के महानतम राजा थे। तो तुलुब वंश याद रखें। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, तो वो तुलुब वंश है। जो अराविडू वंश है इसको याद रखें, इसमें जो लास्ट है श्री कृष्ण तृतीय, श्रीरंग तृतीय, ये इसके लास्ट राजा थे, और जो तिरुमल हैं इसके संस्थापक थे, ये पूछा जाता है। जो विजयनगर है इसे बिसनेगर या बिशनागा राज्य या साम्राज्य भी कहते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा कहा जाता था, और इसे कर्नाट या कर्नाटक साम्राज्य में विजयनगर को कहा जाता है। जो विजयनगर है उस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, और वो जो जितने भी वहाँ के क्षेत्र थे उसको तहस नहस कर दिया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया, जो कि अभी अवशेष बचे हुए हैं हम्पी में, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो राष्ट्रीय संगड़ी या फिर तालीकोटा बोलते हैं या बनी हट्टी बोलते हैं, जो कि युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। ये इसमें विजयनगर और जो एक गुट था जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार आता था, इनके बीच युद्ध हुआ। जो कि इधर से जो ये 4 क्षेत्र थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार, जो कि मुस्लिम लोग थे, और ये विजयनगर हिंदू था। तो इसमें युद्ध हुआ, जिसके नेतृत्व इधर से तो अली आदिल शाह कर रहा था, और विजयनगर साम्राज्य से राम राय कर रहे थे। तो इसमें राम राय की बुरी तरह से हार हुई। ठीक है, और आदिल जो अली आदिल है मुस्लिम साम्राज्य जीता, और इसके बाद जो जितने भी जो भवन थे, मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया इनके द्वारा। तो अभी जो हम्पी में इसके अवशेष जो विजयनगर साम्राज्य हैं उसके मिलते हैं, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट सवाल है कि भूदृश्य पर पवन और हिम जैसे विशिष्ट घटकों के द्वारा जो क्षय होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, इरोजन कहते हैं। ठीक है, इरोजन। एक सवाल पूछा जाता है सजाने के लिए कि कौन से इरोजन होते हैं, तो पहले होता है बूंद इरोजन, जो बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। जो सबसे लास्ट होता है वो अवनालिका अपर्दन होता है, जो कि आपको चंबल के
क्षेत्र में मिलेगा, चंबल नदी के क्षेत्र में। इसको गली इरोजन कहते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें गड्ढे बन जाते हैं, उत्खाद भूमि बन जाती है। जो रील इरोजन है, इसमें ऐसे इरोजन होते हैं, थोड़े थोड़े जो पानी है वो ऐसे ऐसे बहते हैं, रील इरोजन। बूंद इरोजन होता है, जब टप टप पानी करके मिट्टी को काट के वहाँ से ले जाए तो वो मिट्टी का जो बूंद इरोजन हो गया। और जो परत इरोजन हो गया, जिसे सीट इरोजन कहते हैं, उसमें जो मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसे हटा देता है बारिश के द्वारा या फिर हवाओं के द्वारा या कुछ भी हो। ये इरोजन हो गया, जो कि मिट्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और मिट्टी का गुणवत्ता भी घटती है। ये इरोजन का ही कुछ टाइप है जिन्हें आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इरोजन के टाइप को। जैसे ये विंड इरोजन हो गया। विंड इरोजन से कैसे मिट्टी को जो हटाया जाता है। ये जो रिवर इरोजन हुआ, रिवर कैसे मिट्टी को काट के नदी में बहा जाती है, समुद्र में बहा जाती है। जो नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता है वो नदी के जो धार के बहाव के कारण टूटता है, तो वो नदी के द्वारा जो इरोजन हुआ, ये हुआ नदी इरोजन। जो लैंडस्लाइड है, इसके द्वारा भी इरोजन्स होते हैं, मिट्टी का कटाव इसके द्वारा भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ इरोजन्स के टाइप थे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी विधि जो है वो राष्ट्रीय आय का आकलन विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन 3 विधियों से किया जाता है: उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। ये जो सामाजिक लेबर विधि है इसमें भी किया जाता है, लेकिन कई जगह आपको 3 ही विधि मिलेगी, तो बैंकिंग विधि इसमें नहीं आता है। जो उत्पादन विधि है उसमें जो बाजार की कीमत है वो प्राथमिक क्षेत्र के मूल्य में वृद्धि होती है, बाजार की कीमत गौण क्षेत्र के मूल्य में वृद्धि होती है। जो बाजार की कीमत पर तीसरे क्षेत्र की मूल्य वृद्धि होती है वो बाजार की कीमत के सकल घरेलू उत्पाद का वो घटाव होता है, और जो मूल्य घटाव होता है वो बाजार की कीमत की घरेलू उत्पाद होता है। और जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय या अथवा राष्ट्रीय आय होता है। जो आय विधि होती है उसमें ऐसे गणना की जाती है जिसमें कैसे कैसे किसी चीज़ को जोड़ा जाता है। जो आय विधि होती है उसमें कर्मचारी का मुआवजा जोड़ा जाता है परिचालन अधिशेष के साथ, इसमें मिश्रित आय को जोड़ा जाता है। और जो विदेश से आय शुद्ध साधन आय या साधन लागत पर जो आय आई या वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसी तरह से खर्च विधि हो गया। नेक्स्ट सवाल है, जो वायुदूत एयरलाइन है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। वायुदूत की स्थापना 1981 में। ये भारत के कुछ एयरलाइंस हैं जिनकी स्थापना वर्ष आपको याद रखना जरूरी है। जैसे एयर इंडिया, जो कि भारत के पहली जो एयर थी वो 1932 में स्थापित हुई थी। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो 2005 में स्थापित हुई थी। एक्स कनेक्ट है वो 2014 में। आकाशा एयर जो है वो 2021 में, ये एकदम लेटेस्ट है। जो गो फर्स्ट एयर थी वो 2005 में। इंडिगो जो है वो 2006 में। स्पाइस जेट 2005 में और विस्तारा 2015 में। ये एयरवेज हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वो CaO होता है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO। जो क्विक लाइम है उसे अनबुझा चूना भी कहते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, मतलब बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा वो है CaOH2। ठीक है, CaOH2। जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो जिप्सम भी कैसे कहते हैं, और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो होता है CaSO4 × 2H2O। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, संगमरमर भी कहा जाता है, जो दोनों माइट भी कहा जाता है। और इसका जो कैल्शियम फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो CaCO3 होता है। तो ये कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक ही स्लाइड में मैंने लिख दिया है। ये कुछ और स्लाइड्स हैं जिन्हें आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पार्ट 1 का वीडियो जो है वो ख़त्म किया। ये लगभग 40 मिनट का वीडियो बन गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल्स रूप से किया गया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।